ओवैस, तो साहब, क्या हम अमेरिकी तारीख के सख्त तरीन मुकाबलों में से एक मुकाबला इसे कह सकते हैं? जी असद, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम की में शिरकत के लिए। और अनवर इकबाल साहब भी मौजूद हैं, क्या बहुत ही सीनियर और जय्यद किस्म के सहाफ़ी हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। जो यहाँ पे वाशिंगटन और अमेरिका में जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उनका मानना है कि कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के अंदर सदारती जो इंतखाबात हैं उसमें ये कांटे का मुकाबला है, नेक एंड नेक है। और जिस तरह आपने अपने इब्तदाई में कहा कि सारी दुनिया की नजरें तो इस पे मरकूज हैं, लेकिन यहाँ पे अंदरूनी तौर पे दोनों उम्मीदवारों की बहुत कोशिश है। और आखिरी आज भी जब हम बात कर रहे हैं कि स्विंग स्टेट्स जो 7 स्टेट्स हैं उसके अंदर हर कम्युनिटी के अंदर और हर वोट को के हसूल के लिए कोशिश जारी है, जिसके अंदर पेंसिल्वेनिया है, मिशिगन है, एरिजोना है, जॉर्जिया है, नेवाडा है, नॉर्थ कैरोलिना है। तो यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप साबिक सदर और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, दोनों की कोशिश ये है। आज कमला हैरिस पेंसिल्वेनिया के अंदर अपनी कैंपेनिंग का जो लास्ट जो लेग है वो वहां पर है, और इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 2-3 बैटल ग्राउंड स्टेट्स जो हैं उसके अंदर कर रहे हैं। लेकिन मानना ये है, अगर आप असद ये पूछें कि जो सियासी हिसाब किताब पे नजर रखते हैं, उनका मानना यह है कि जो भी उम्मीदवार, इतना कांटे का मुकाबला है कि जो भी सदारती उम्मीदवार इन 7 स्टेट्स में से 4 में से बरतरी हासिल कर लेगा तो कभी इम्कान होगा कि वो अगला अमेरिका का सदर और या 47वां सदर मुंतखब हो सकता है। तो बहुत कांटे का मुकाबला, पूरी दुनिया की नजरें मरकूज, चाहे वो यूक्रेन की जंग हो, चाहे वो मशरिक वस्ता के अंदर जंग के शोले हों, या फिर जनूबी एशिया हो, सारे जो नजरें हैं, जो सारी जो आंखें हैं वो यहीं पे लगी हुई हैं कि जब 5 नवंबर के बाद कौन अगला अमेरिका का सदर मुंतखब होगा और किस तरह उसकी खारजा पॉलिसी और जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं वो होगी। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिकनिज्म यानी कि नॉट ग्लोबलिज्म का नारा लगाते हैं, और ये अमूमी तौर पे समझा जाता है कि रिवायती पॉलिटिशियन है कमला हैरिस, और वो गालिबन अगर वो उम्मीदवार मुंतखब होती हैं तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज को की कंटिन्यूएशन में उनको देखा जाता है। ये सूरत हाल है यहाँ पे। बिल्कुल सही है। तो अनवर इकबाल साहब, ये अभी कुछ अर्सा पहले, यानी जब कमला हैरिस की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी और आने के बाद भी थोड़े अरसे तक ये समझा जाता रहा कि डोनाल्ड ट्रंप क्लियर फेवरेट हैं, लेकिन कमला हैरिस ने फिर बहुत कम बैक किया, और इतना कम बैक कि अभी रिसेंट सर्वे में तो ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा ऊपर ही चंद पॉइंट्स के साथ आ गई हैं। आप कैसे देख रहे हैं कम बैक करने की वजूहात क्या हैं एक तो, और फिर आप भी मुत्तफिक हैं कि ये 7 में से 4 स्टेट्स बेसिकली डिसाइड करने जा रही हैं? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मौका देने का। देखें, परसों से ये कहना शुरू किया लोगों ने कि अब कमला हैरिस जो है वो थोड़ा सा ऊपर जा रही है। वो उसकी वजह ये है कि आयोवा एक स्टेट है जो कि काफी अरसे से रिपब्लिकन स्टेट समझी जाती है। वहाँ जो लेटेस्ट सर्वे आया है उसके मुताबिक उनका पल्ला भारी है, जरा सा ऊपर है। लेकिन मैं ये सारी जितने भी सर्वेज आ रहे हैं, जितनी ओपिनियन पोल्स आ रही हैं, इन सारों को मैं बहुत ज्यादा अहमियत देने को तैयार नहीं हूँ। इस वक्त ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन आगे है कौन पीछे है। जैसा कि ओवैस तौहीद ने कहा कि बिल्कुल कांटे का मुकाबला है, और सुबह कोई आगे होता है तो दोपहर को कोई और फिर शाम होते होते फिर पिछले वाला आगे आ जाता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और इस वक्त आप इससे अंदाजा लगाएं इस रेस की क्लोजनेस का कि मुसलमान कुल आबादी का सिर्फ 1.2% है, और उनमें से भी आधे वोट नहीं डालते। लेकिन उसके बावजूद इस दफा मुसलमानों के वोट को बहुत अहमियत दी जा रही है, क्योंकि मामला आके रह गया क्रूशियल स्टेट्स पे। क्रूशियल स्टेट्स में से जो मिशिगन है वो पहले डेमोक्रेट्स की होती थी, क्योंकि अरब हैं वहाँ बड़ी तादाद में, वो वोट डालते थे, 2-2.5 लाख अरब वोट्स हैं। लेकिन इस दफा जो है वो अरब भी डिवाइडेड हो गए हैं, कुछ अब भी डेमोक्रेट्स के फेवर में है और कुछ जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ चले गए हैं, तो वहाँ भी कुछ कहना मुश्किल है। और फिर आपको ये पता है कि अमेरिका में एक बात और ही होती है
कि जो पॉपुलर वोट होते हैं वो इतना मैटर नहीं करते। मसलन हिलरी क्लिंटन जब हारी थी डोनाल्ड ट्रंप से तो उस वक्त उनके 3 मिलियन वोट ज्यादा थे, लेकिन यहाँ हर स्टेट्स में आपको जीतना पड़ता है, यानी जो टोटल 358 कॉलेज इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं उनमें 270 लाने पड़ते हैं। तो वो उसमें ये है, उसकी जैसे छोटी छोटी पाकिस्तान में एक जो शिकायत होती है कि 65% वोट पंजाब का है, पंजाब जिसको वोट देते वो जीत जाता है, उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने सिस्टम बनाया है ताकि छोटे सूबों की भी अहमियत रहे। तो उसमें फिर बात सारी आगे टिक जाती है 5-6 स्टेट्स पे। इस दफा उसमें एरिजोना है, इस दफा उसमें मिशिगन है, इस दफा उसमें विस्कॉन्सिन है, पेंसिल्वेनिया है। अब इनमें से जो भी 103 इनके वोट बनते हैं सारे मिला के, 103 वोटों की जो अक्सरियत इसमें ले जाएगा वो सदर बन जाएगा। सही है। तो अनवर साहब ये बताइए कि जो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था, और मैं अगर गलत नहीं हूं तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने ये बात करना शुरू की थी कि जब ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे तो इमरान खान छूट जाएंगे, रिहा हो जाएंगे और तहरीक इंसाफ को इसका बड़ा फ़ायदा होगा। अब हम मुख्तलिफ तरह के सर्वेस पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, अब अमेरिका की खारजा पॉलिसी से ट्रंप के जो है उस पर वाबस्ता नहीं है, और ऐसा नहीं है कि उनके आने से ऑल टुगेदर पाकिस्तान की सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। लेकिन ये जो कुछ पीटीआई के लोगों की पाकिस्तान में या पाकिस्तानियों की कुछ तवक्कुआत हैं, आप इनको कितना हकीकत के करीब समझते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब आप छोटी माइनॉरिटी होते हैं ना, बहुत छोटी माइनॉरिटी, और फिर आप जहाँ से आए होते हैं, आपकी दिलचस्पी अब भी उस मुल्क की पॉलिटिक्स में होती है, तो फिर आप ये चाहते हैं, और आप एक बड़े मुल्क में होते हैं जिसका दुनिया की सुपर पावर है, जिसका इन्फ्लुएंस है आपके अपने मुल्क में, तो आप चाहते हैं कि वो इन्फ्लुएंस जो है आप किसी तरह अपने फेवर में इस्तेमाल करें। और इसमें कुछ शुबा नहीं कि अगर मैं ये कहूँ कि ऐसा नहीं है तो मैं झूठ बोलूंगा कि अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद बल्कि मैं कहूँगा अक्सरियत इमरान खान के साथ है, और उसमें खासतौर पे पाकिस्तान डॉक्टर्स जो हैं वो पेश हैं, और डॉक्टर्स का यहाँ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि यहाँ कांग्रेस के इंतखाबात जो हैं हर 2 साल बाद होते हैं, और उनको हर 2 साल बाद पैसों की ज़रूरत पड़ती है इलेक्शन लड़ने के लिए, और यहाँ चंदा देना लीगल है, इलीगल नहीं है। तो वो चंदे जमा करते हैं, सबसे ज़्यादा जमा करते हैं, इससे इन्फ्लुएंस है। लेकिन यहाँ ये होता है कि ये ज़रूरी नहीं होता है कि जो आपने स्ट्रीट पे जाके अपना जो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया वो अल्टीमेटली लॉन्ग रन जरूर आपको फायदा देता है, उसके इमीडिएट फायदे नहीं होते। यहाँ ऐसा नहीं होता कि अगर कोई सदर बन जाए तो उठ के रातों रात कोई फैसले कर दे। आपने देखा कि जो अफगानिस्तान से इनखला का सिलसिला सदर ओबामा ने शुरू किया, वो 8 साल उन्होंने अपने पूरे किए, उसके बाद फिर ट्रंप ने उसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाया, 4 साल पूरे किए, फिर भी वो नहीं कर सके, आखिर उस प्रोसेस को कंप्लीट किया बाइडेन ने जाके। तो या अगर इमरान खान के फेवर में कोई फैसला हुआ भी तो उस फैसले में सबसे ज्यादा जो बात जिसकी मानी जाएगी वो स्टेट डिपार्टमेंट की मानी जाएगी, फिर पेंटागन की मानी जाएगी। यहाँ ऐसा नहीं होता कि स्टेट डिपार्टमेंट को इग्नोर कर दिया जाए, यहाँ ऐसा नहीं होता कि दफ्तर खारजा का बंदा एक फाइल लेके गया और सदर ने उठा के उसके मुंह पे मार दिया, जो हमारे यहाँ हो सकता है। यहाँ ऐसा नहीं होता, उसकी बात का एक वजन होता है, उसको सुनना पड़ता है, सदर भी मजबूर होता है, क्योंकि अगर वो बात बाहर मीडिया में आ जाए तो वो सदर की बहुत बदनामी होगी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त का मतलब जहां तक जो इंतखाबी अमल है उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। पाकिस्तान इस दफा फैक्टर नहीं है इन इंतखाबात में, तो पाकिस्तान पे अगर कभी गुफ्तगू होगी भी तो उसको होते होते भी साल गुजरेगा, इसलिए कि जनवरी में जाके हुकूमत बनेगी, उसके बाद फिर वो लोग नामजद होंगे, फिर उनकी कंफर्मेशन का एक सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद सब चीजों से फारिग होके फिर उनकी तवज्जो जाएगी पाकिस्तान जैसे मसाइल पे। तो मैं नहीं समझता कि फौरी तौर पर इमरान खान साहब को कोई फायदा होगा।